वेलकम टू इंक्लूसिव टॉक्स। मेरा नाम है अली खान तरीन और आज के इंक्लूसिव टॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड जज यूसुफ सलीम साहब। और यूसुफ सलीम की अगर हम जर्नी पे नज़र डालें तो यूसुफ सलीम की एजुकेशन करियर थ्रू आउट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उन्होंने अपने एजुकेशन में टॉप किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया और उसके बाद जब जुडिशरी के एग्ज़ाम की बारी आई तो आउट ऑफ मोर देन 6000 कैंडिडेट्स यूसुफ सलीम ने टॉप किया। और फिर जब इंटरव्यू का मामला हुआ तो उनको इस बुनियाद पे रोक दिया गया कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन यूसुफ सलीम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने केस को बेहतर अंदाज में जो है वो उन्होंने फ़ाइट किया। और उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस पे नोटिस लिया और आज पाकिस्तान के पहले जज यूसुफ सलीम साहब हमारे साथ हैं जो कि अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ यूसुफ सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यूसुफ फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, थैंक यू अली। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। लास्ट टाइम 10 साल पहले मुलाकात हुई थी और तकरीबन 10 साल के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आज हम उनको ज़रा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यूसुफ शुरू करते हैं हम थोड़ा-सा फैमिली के हवाले से, राइट? मुझे थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में बताइए, अपने बहन-भाई के बारे में बताएँ, अपने वालिदैन के बारे में बताएँ, बचपन के बारे में। अली हम एक्चुअली 5 बहन-भाई हैं। 4 मेरी बहनें हैं एंड आई एम द यंगेस्ट। और 2 मेरी सिस्टर्स विद द सेम इशू ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हैं। तो हम 3 बहन-भाई हैं जिनका ये विजुअल इम्पेयरमेंट का इशू है। बाकी माय फादर हैपेंस टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। और माय मदर वाज़ अ हाउसवाइफ। अब उनकी वफ़ात हो गई है। और जो आपके सिबलिंग्स हैं माशाल्लाह तीनों ही आप जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और बाकी सिबलिंग्स भी एक से बढ़कर एक हैं। साइमा सलीम साहिबा सीएसएस करने के बाद फॉरेन सर्विस में, आयशा सलीम पीएचडी करने के बाद एक यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं और आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो पाकिस्तान के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज हैं। सो मुझे यूसुफ ये भी थोड़ा-सा बताइएगा कि अ, इस सिलसिले में फैमिली की सपोर्ट किस तरीके से रही? और ऑफ कोर्स एक एक चैलेंजिंग होता है ना कि आपके घर में अगर कोई एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है और वो विजुअल इम्पेयरमेंट का सामना कर रहा होता है, तो उनके साथ डील करना। और आप लोग माशाल्लाह 3 बहन-भाई थे जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट का फेस कर रहे थे। तो फैमिली का रोल या कंट्रीब्यूशन किस हद तक रही आपकी एजुकेशन में, आपके करियर में? सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एक्चुअली अली होता ही फैमिली का है ना। टू बिगिन विद ऑब्वियसली बच्चे, एक फैमिली में 5 में से 3 बच्चों का एक सर्टेन इशू है और उसको कैटर करना। फिर सोसाइटी के चैलेंजेस जो होते हैं, ऑब्वियसली हमारे माशरे में भी काफ़ी मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं विद रिगार्ड टू पर्सन विद स्पेशल नीड। तो इस सब को कैटर करते हुए वालिदैन को मतलब ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बच्चों के अंदर के दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ऑब्वियसली माय फादर, उनका बहुत रोल है और शायद इससे ज़्यादा बढ़ के मेरी वालदा का रोल है। बिकॉज़ जब मेरी बड़ी सिस्टर वाज़ बोर्न ब्लाइंड, तो शी वांटेड कि वो तालीम हासिल करें। फिर दूसरी बहन का सेम इशू आ गया। फिर जब मेरा आया तो ऑब्वियसली जब तक व्हेन आई वाज़ बोर्न, ऑब्वियसली आई वाज़ द यंगेस्ट, तो तब तक उनको आइडिया हो चुका था कि तालीम ये हासिल कर सकते हैं। तो मेरे केस में फिर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था उनको कि लोकेट करना कि कहाँ इसको पढ़ाना है और किस तरह से तालीम देनी है। लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटी का, मैंने कहा ना कि माशरे में जिस तरह के मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं फैमिली को, जहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं विद स्पेशल नीड्स, तो उस मामले में आई बिलीव कि उनकी बड़ी हिम्मत और बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि दे डिड नॉट सकम टू द प्रेशर जो सोसाइटी क्रिएट करती है या जो रिलेटिव्स क्रिएट करते हैं, और जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस एक ज़माने में पाए जाते थे विजुअल इम्पेयरमेंट को लेके कि ये पढ़ नहीं सकते, और बहुत स्पेसिफाइड किस्म का रोल असाइन किया जाता था कि ऑब्वियसली ये कुछ सर्टेन काम है सर वो ही कर सकते हैं, उसके अलावा जो नहीं कर सकते। लेकिन उस स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करने में फैमिली का रोल होता है कि वो इनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करें या नए इनिशिएटिव्स लें, जिसके बाद आप कॉन्सिक्वेंटली किसी एक नई फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली एज मुझे तो यही लगता है कि फैमिली ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इनिशियली। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं,
लेकिन मेरा ख़्याल है जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो फैमिली का ही होता है। मेरे केस में भी ऐसा ही था, ख़ास तौर पे मेरी वालिदा का, जिस तरह मैंने आपको बताया। जो फैमिली का रोल आपने बताया और जाहिर है कि जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग शुरू हो रही होती है, जहाँ से आपको पहली सपोर्ट मिल रही होती है, एट द सेम टाइम सोसाइटी या सिस्टम की किस हद तक आपको सपोर्ट रही है, या आपको मैं अगर कहूँ कि आप लोगों ने बहुत से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है। अगर हम साइमा सलीम की बात करें तो साइमा सलीम जैसे शायद लोग करते रहे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के बावजूद, लेकिन फॉरेन सर्विसेज में शायद वो इससे पहले अलाउ नहीं किया जा सकता था। इसी तरह जुडिशरी में हमने एलएलबी एलएलएम करने वाले भी कुछ विजुअली इम्पेयर्ड को देखा है। लेकिन जुडिशरी की तरफ आप आए और आपने जो अपना गोल आपने सेट किया कि आप जज बनेंगे, तो उसमें सिस्टम की क्या कंट्रीब्यूशन रही या सिस्टम से आप किस तरीके से लड़े? एक्चुअली होता ये है, मैंने कहा जब फैमिली आपको थोड़ा सपोर्ट करती है, उसके बाद जो आपकी इनिशियल जो भी इंस्टीट्यूशन या स्कूलिंग जो होती है ना, उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है मेरा ख़्याल है। आप जब इनिशियल ईयर्स में होते हैं, ऑब्वियसली आपको पढ़ने का अगर शुरू से शौक हो और फिर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, जिसमें ऑब्वियसली हमारी जो स्कूलिंग हुई वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से थी, अज़ीज़िया बेगम ट्रस्ट जिसका नाम है, तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया। और अब मुझे याद है कि जब साइम बाजी ने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया, तो भी बहुत उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मौजूद रही उस लेवल तक कि हम इवन मैट्रिक के बाद पास आउट भी जब हुए, तो उन्होंने तमाम चीज़ों में हमारा साथ दिया, जो पॉसिबल वेज़ वो ऑप्ट कर सकते थे सपोर्ट करने के। तो साइमा बाजी हैपेंड टू बी द फर्स्ट ब्लाइंड जिसने सीएसएस किया था, और ऑब्वियसली उसके बाद जो फॉरेन सर्विसेज़ में भी उनकी सिलेक्शन हुई, बिकॉज़ शी सिक्योर्ड 6th पोज़ीशन इन पाकिस्तान, और बड़ा उनकी रिमार्केबल पोज़ीशन थी जिस बुनियाद पे वो सारे रूल्स को थोड़ा मॉडिफ़ाई किया गया एट दैट टाइम। तो ये सोसाइटी की हम ये नहीं कह सकते कि उस तरह सपोर्ट होती है, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैंने कहा आपके फैमिली की सपोर्ट हो, फिर आपको अच्छा इदारा मिल जाए कोई पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद आपका पीयर ग्रुप अगर जो है वो एनकरेजिंग उनका आपके साथ रवैया, और वो भी आपको एनकरेज करें कि आप ये सब कुछ कर पाएँ, तो इवेंचुअली यू डू गो ऑन टू डू समथिंग इन लाइफ। फिर कुछ सब चीज़ों से हट के मेरा ख़्याल है एक चीज़ अपनी भी विल होती है, डिटर्मिनेशन होती है टू डू समथिंग। हुँ। तो जब आई सॉ माय सिस्टर डूइंग सीएसएस, तो ऑब्वियसली हम हमारे लिए भी वो मोटिवेशन थी एट द हुँ। सेम टाइम। तो उसके बाद जब मैंने अपने लॉ में एडमिशन लिया, तो इट वाज़ अ डिफरेंट फील्ड, बिकॉज़ लॉ करने वाले लोग तो एग्ज़िस्ट करते थे, लेकिन वो बहुत लाइक हुँ। मतलब आटे में नमक के हुँ। बराबर, लाइक हुँ। इस मुल्क में बेतहाशा विजुअली इम्पेयर्ड है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन लॉ करने वाले शायद यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। और आई थिंक तो पाथ भी डिफाइन नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले किसी ने सोचा भी होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो जज भी बन सकता है या जुडिशरी के एग्ज़ाम भी दे सकता है, तो आपने वो एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं। अ, ओवरऑल हमने देखा भी है कि आप एक हद तक अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं और फिर कहीं न कहीं सिस्टम्स के इश्यूज़ आते हैं। सो इस हवाले से आपको क्या लगता है, जो कि कभी-कभी ऐसा होता है ना यूसुफ कि अ, इश्यूज़ होते नहीं है लेकिन उनको बना दिए जाते हैं। इन दैट केस आपको क्या लगता है कि सिस्टम से किस तरीके की सपोर्ट रही? आपके केस में या मीडिया के किस तरीके से सपोर्ट रही आपके केस को हाईलाइट करने में? और आप इस पे क्या समझते हैं कि अगर जो सोसाइटी को जिस तरीके से सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया या मीडिया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, उस अगर वो इस तरीके से सपोर्ट ना करते तो आपके लिए सारी चीज़ें अचीव करना पॉसिबल था? हाँ, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की ना कि इनिशियली ये एक ऐसी फील्ड थी जो अनटैप्ड थी, क्योंकि अगर कोई लॉ की तरफ आता भी था तो डिग्री कर लेना इज़ अनदर थिंग, बट टू प्रैक्टिस लॉ इज़ समथिंग डिफरेंट। बहुत कम जिन लोगों ने डिग्री की उनमें से भी कम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, जिन जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें से भी कोई इस तरफ नहीं आना चाहता था। व्हेन आई टुक दिस स्टेप कि मुझे ये करना है और मैंने एग्ज़ाम दिया, तो ऑब्वियसली चैलेंज मेरे सामने था, बट फिर उसको ओवरकम करने में डेफिनेटली जो मेरी मेहनत है वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जिस तरह आपने हाईलाइट किए। तो ऑब्वियसली मीडिया भी उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, जो जब मेरी सिलेक्शन हुई उस सब में। तो ये तमाम फैक्टर्स ऑब्वियसली जब इन लाइन होते हैं, कुछ चीज़ें आपके फ़ेवर में जाती हैं, और अपार्ट फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस, तो ही जो है चीज़ें वर्कआउट करती हैं इवेंचुअली। तो अगर ये सपोर्ट ना होती एट दैट टाइम, तो मेरा ख़्याल है मुश्किल हो जाता कि मैं आज एज़ एज़ अ जज वर्क कर रहा होता। और यूसुफ हम थर्ड वर्ल्ड में हैं और एक्सेसिबिलिटी के हवाले से ज़्यादा इस पे काम किया भी नहीं जाता, और जिस ज़माने में आज से 5-6 साल पहले
तो इतना ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा था। इस मौके पे बहुत सारे मिथ्स भी एसोसिएट हुए हुए होते हैं ना पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के साथ। और जिस फील्ड में आप आए हैं वहाँ पे बहुत सा पेपर वर्क होता है, बहुत से सिग्नेचर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी को वैसे भी इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिस्टम के अंदर जो है वो इंटीग्रेट नहीं किया जाता। तो पहले तो ये बताएँ कि ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, या ये जो मिथ थी, ये आपके सामने आई कि यार आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, साइन कैसे करेंगे, या आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करेंगे, केस को कैसे प्रिपेयर करेंगे, या केस को कैसे स्टडी करेंगे? तो ये सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा और उनको ओवरकम कैसे करें? जी, डेफ़िनेटली ये तो इनिशियली जब मैंने ये चूज़ किया कि आई वांटेड टू डू दिस, तो ये सवाल जिस तरह किसी और शख्स के ज़हन में आएँगे, मेरे अपने ज़हन में ये सवाल आया करते थे। और अब जब तक हम खुद उसका जवाब नहीं तलाश कर सकेंगे, तो हम किसी को तो ऑब्वियसली नहीं कन्विंस कर सकते ना कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई हैड टू फिगर आउट फर्स्टली माई सेल्फ कि मैंने ये कैसे करना है। तो उसके लिए प्राइमरीली सबसे पहले मुझे याद पड़ता है कि मैं ये देखा करता था कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो कौन लोग हैं जिन्होंने इससे पहले किया, या आया ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन लोगों ने दुनिया में ये काम किया। तो आई वॉज एबल टू फाइंड आउट मैनी एग्जाम्पल्स के मुख्तलिफ लेवल्स पे ये काम जो है एज जज वर्क कर रहे हैं। इवन इन इंडिया देयर वर एग्जांपल्स के जो इंडिया में लोग एज जजेस काम कर रहे थे। हुँ। तो वो चैलेंज मेरे सामने होते हुए फर्स्टली तो ये था कि आई आई नीड टू फिगर आउट कि वाकई ये काम हो भी सकता है। देन जो आप ऑब्वियसली बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और ये चीज़ें भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है इस हद तक कि ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। एक्सेसिबल हो गई हैं काफ़ी चीज़ें। एक्सेप्ट एक जो चैलेंज हमारा उर्दू के हवाले से रहता है कि हमारा उर्दू का सॉफ्टवेयर आज तक डेवलप नहीं हो सका उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, या जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में सपोर्ट मौजूद है वॉइस ओवर के साथ या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो चैलेंज अपनी जगह होते हुए भी वी कैन वर्क अराउंड थिंग्स। आपको वे आउट फाइंड करना पड़ता है। जो चैलेंज होता है समटाइम्स उसका कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन ना भी होता हो, बट यू नीड टू वर्क अराउंड थिंग्स कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करते हुए और जो अवेलेबल असिस्टेंस है उसको यूज़ करते हुए आप किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स परूज़ करते हैं, या डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह आप एग्जामिन करते हैं। और तो ये सब कुछ जो है पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली यू फर्स्टली नीड टू कन्विंस योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं, तो फिर ही मुमकिन है कि आप किसी को इस चीज़ पे कन्विंस भी कर सकें और दूसरा ये प्रूव भी कर सकें कि आप कर पा रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का आपने ज़िक्र किया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का आपने ज़िक्र किया। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे एग्री तो कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। लेकिन थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि अगर हम आसान अल्फाज में बता सकें कि यार टेक्नोलॉजी एक विजुअली इम्पेयर्ड को किस तरीके से हेल्प आउट कर रही होती है, और आपके केस में बीइंग अ जज आपको किस तरीके से हेल्प कर रही होती है, तो वो अगर हम समझा सकें। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है क्योंकि बेसिकली जो मेरी फील्ड है वो स्पेसिफिकली हर चीज़ जो है मतलब इन राइटिंग है। ये ज़बानी कलामी चीज़ें नहीं होती। ऑब्वियसली अगर एक मेरे पास केस आया है दैट हैज़ टू बी फाइल्ड इन रिटन फॉर्म। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिस तरह अगर सिविल केस की बात करें तो एक प्लेंट है जो पहले फाइल होती है और जिसके बाद जो है वो एक सिविल केस जो है इनिशिएट होता है। तो वो प्लेंट जो है ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है। और अगर तो वो अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी का चूँकि सॉफ्टवेयर एग्ज़िस्ट करता है हमारे पास, स्कैनर मौजूद होता है, ओसीआर सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आप वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके, वो प्रिंट स्कैन करके, उसे ओसीआर करके कन्वर्ट करके रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके बाद आप उसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अंग्रेज़ी में होते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी मौजूद है। चाहे वो आप स्कैन करके उनको पढ़ना चाहें, और इवन एज़ अ शॉर्टकट अब तो मोबाइल ऐप्स भी एग्ज़िस्ट करती हैं जिनके थ्रू आप स्ट्रेट अवे जो है डॉक्यूमेंट वो इंस्टेंट टेक्स्ट की फॉर्म में आप उसको रीड कर सकते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट मूव करेंगे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ऑब्वियसली इस मामले में तो ये बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन इन इंग्लिश है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। उर्दू का जैसे मैंने पहले मेंशन किया वो अपनी जगह एक चैलेंज रहता है, लेकिन विद द ऑब्वियसली विद द ह्यूमन हेल्प आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर सकते हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी टेक्नोलॉजी अगर लैग करती है, लेकिन ह्यूमन सपोर्ट अगर आपको मिल जाए साथ में, तो वो चीज़ें भी ओवरकम हो जाती हैं। तो यूसुफ, आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए, और एक हर एक विजुअली इम्पेयर्ड को अपने टारगेट अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, और कभी-कभी शायद हमें पता भी नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा माइल जा रहे होते हैं।
उसको किस तरीके से देखते हैं, या आप आपका इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक जज हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अलग से स्कैन करना पड़ता है, एक बजाय इसके कि जो साइटेड है वो सिंपली कर लेता है। आप आपको क्या लगता है कि यार ये आपके रूटीन का हिस्सा है, या आपको कहते हैं कि यार मुझे एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ता है? हाउ हाउ डू यू सी दिस थिंग? देखो ये अंडरस्टैंडिंग अली इन द फर्स्ट प्लेस डेवलप करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, दैट हैविंग सम काइंड ऑफ स्पेशल नीड चाहे वो किसी भी किस्म की हो, यू ऑलवेज नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं या ये सोचते हैं कि यार मतलब मैं उतनी ही उतनी ही मेहनत करके जो है ना किसी दूसरे शख्स के बराबर आउटपुट ले लूँ तो वो शायद मुश्किल होगा ना। बिकॉज़ आपकी कोई स्पेशल नीड है, उसको आपने काउंटर करना है, उस चैलेंज को ओवरकम करना है, तो यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल ऑल द टाइम। तो अगर आप इस पे कंप्लेंट करेंगे या इस बात पे नाखुश होंगे या आप ये सोचेंगे कि यार ये हर वक़्त मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप डिस्करेज होंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यार ये तो है ही है, यू नीड टू डू दैट ऑल द टाइम। आपको करना है तो ही आप कम्पीट कर सकेंगे और ऑब्वियसली कट थ्रोट दुनिया है, इसमें आपने सब लोगों के साथ कम्पीट करना है, हर चीज़ में मुकाबला करना है, तो यू नीड टू बी नोइंग कि यार इस अब आप एक कॉम्पिटिशन में आए हैं, एक जॉब में आए हैं और आप बाकी सबके बराबर या बाकी सब की तरह काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट तो मेरा ख़्याल है फिर ज़रा चीज़ें उतनी टफ़ नहीं लगती। टफ़ तो ऑब्वियसली होती हैं, ये तो नहीं कि मैं कहूँगा कि टफ़ रहती नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा होता है कि काम चलना इसी तरीके से, इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आप ये काम मैनेज कर पाएँ। वैसे आपको अंदाज़ा था कि जब आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे थे या थ्रू आउट आप अपने जो एजुकेशन के करियर में रहे हैं, आप टॉप करते रहे हैं, तो आपको ये आप डेलिबरेटली ये करते थे कि आपने टॉप करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, या आप अपना बेस्ट देने के लिए मेहनत करते थे? कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका ये होता था ज़हन में कि यार मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देके टॉप आना है? तो मैं ज़रा ये सिनेरियो समझना चाह रहा हूँ कि या आप अपना बेस्ट करते थे और वो फिर जब आप अपना बेस्ट करते थे तो वो इवेंचुअली वो आपके पास जो रिज़ल्ट आता था, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या ओवरऑल आपकी जो यूनिवर्सिटी की या आपकी ओवरऑल एजुकेशन हो, उसमें आपने टॉप किया है। तो वो कैसा सफ़र रहा? नहीं टॉप करने की नियत करने से तो कोई टॉप कर नहीं जाता ना, यू हैव टू वर्क हार्ड एक्चुअली। आप अपना बेस्ट दो एंड ऑब्वियसली इफ़ यू गिव योर बेस्ट तो थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। अल्लाह ताला भी आपके साथ जो है शामिल हाल होता है, आपकी मदद करता है। बाकी मेहनत ऑब्वियसली होती है और ये इंटेंशन होती है कि यार मुझे प्रूव करना है और मैंने कहा ना जिस तरह लॉ में मैं आया ना तो आई रिमेंबर मेरे जो अपने करीबी दोस्त थे वो दे वर आल्सो वंडरिंग कि यार इसने लॉ तो चूज़ कर लिया या मेरे से कभी इज़हार कर भी दिया करते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन आई वाज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हर कोई ये सोचता है कि यार इसने एडमिशन तो ले लिया है एक लॉ के प्रोग्राम में। लेकिन ये पहली बात है डिग्री कैसे करेगा क्योंकि लॉ के हवाले से मटेरियल जो है ना वो आज भी और इवन दैट टाइम तो बहुत ही कम अवेलेबल था ना। यू नीड टू स्कैन ईच एंड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट और हर लॉ की हर किताब को आपको स्कैन करना पड़ता था, उसको अपने लिए एक्सेसिबल बनाना पड़ता था कि आप पढ़ सकें। तो वो चैलेंज ये लगता था लोगों को कि यार डिग्री कैसे करेगा? डिग्री अगर कर लेगा तो फिर क्या करेगा? तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होती हैं कि इतने ऑब्वियस चैलेंजेज़ हैं आपके सामने, जो भी बंदा है वो बहुत ही आपको इस निगाह से देख रहा है कि इसने एक टफ चीज़ चूज़ कर ली है, तो फिर आपके अंदर ये मोटिवेशन होती है कि यार ठीक है ऑब्वियसली टफ तो है, लेकिन यू हैव टू प्रूव टू देम एज़ वेल टू योरसेल्फ कि यार नहीं मैं कर लूँगा। तो वो प्रूव करना होता है एट सर्टेन लेवल जो आपके ज़हन में होता है और फिर ऑब्वियसली स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप आपका मेरा ख़्याल है हैविंग सम काइंड ऑफ स्पेशल नीड मुझे लगता है कि पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, फिर आपके लिए लाइफ़ और टफ हो जाएगी। यू नीड टू व्हाटएवर डिग्री यू आर डूइंग इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्या कर रहे हैं या क्या आपका जो है सब्जेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा-सा अपनी जो है स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कम्पीट। तो वो कम्पीट करने के लिए आप जब आप मेहनत करते हैं, तो अगर आपकी मेहनत ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ोकस्ड हो और आप प्रॉपर टाइम देते हो अपनी पढ़ाई को या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट्स फिर अच्छे निकलते हैं और अल्लाह ताला भी फिर मदद करता है आपकी। तो आप इतना फ़ोकस रहे पढ़ाई के हवाले से, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का क्या आपके लाइफ़ में रोल रहा, या क्या आपकी प्रेफ़रेंस रही? और हमने तो सुना है आप रेडियो भी करते रहे हैं, तो वो क्या कहानी है? हाँ जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्वियसली लाइफ़ का मैं समझता हूँ हिस्सा होती हैं। ये इम्प्रेशन अगर लिया जा रहा जाए कि या ये समझा जाए कि मैं पढ़ता ही रहा तो ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली मेरा ख़्याल है एक व्हेन
यू लिव इन सोशल सर्कल और सोसाइटी में आप रहते हैं और आपके जो है फ्रेंड्स सर्कल भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी चल रही होती हैं, उसमें बहुत सारे आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं। फिर उसी फ्रेंडशिप्स के कॉन्सिक्वेंस में हम एक ज़माने में एक ऑब्वियसली एक ऑनलाइन एक छोटी-सी अपने एक्टिविटी थी, जिसमें हम एक ऑनलाइन रेडियो भी स्टूडेंट लाइफ में किया करते थे। तो वो भी बड़े मतलब ऑब्वियसली एंटरटेन क्योंकि फ्रेंड सर्कल था और फ्रेंड्स सारे उसमें एंगेज थे। तो वो आप समझिए कि एक फ्रेंडशिप की एक्सटेंशन थी जिसमें हमने एक एक्टिविटी की और वो हम उस ज़माने में थोड़ा-सा इस तरह से भी जो है ना अपना टाइम स्पेंड किया करते थे एक ऑनलाइन एक्टिविटी। स्पोर्ट्स के भी बड़े शौकीन हैं आप, और इस वक्त करंटली आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन है? ये स्पोर्ट्स का तो हम स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वो तो लाइफ लॉन्ग पैशन है जी। सिंस माय चाइल्डहुड मैं क्रिकेट बड़ा पैशनेटली और बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ और खेलने का भी शौक है और लेकिन उससे ज़्यादा ऑब्वियसली खेलने का तो मौका उतना उस तरह नहीं मिल पाता, लेकिन देखने का जो शौक है वो तो फुलफिल करते हैं, मुकम्मल तौर पे करते हैं। और करंटली जो फेवरेट प्लेयर है वो न्यूजीलैंड का केन विलियम्स। और पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट प्लेयर है? पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर हुआ करता था और वो शाहिद अफरीदी था। अब तो बहरहाल जो है वो फेवरेट प्लेयर एज़ सच कोई नहीं है पाकिस्तानी टीम में। ऑब्वियसली अच्छी टीम है हमारी, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन आई यूज्ड टू फॉलो शाहिद अफरीदी द मोस्ट। यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कोई मैसेज अगर हमारे देखने वालों को आप देना चाहें? मैसेज तो ऑब्वियसली यही है कि इन लाइफ वेदर यू हैव एनी काइंड ऑफ चैलेंज और एनी काइंड ऑफ disability or not, you need to work hard to excel in this world. कंपटीशन बहुत सख्त है हर चीज़ में, नो मैटर आप जॉब सीख कर रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, कोई भी आपका लाइफ का एम ऑब्जेक्टिव है, वेदर यू वांट टू गो इनटू स्पोर्ट्स, इनटू म्यूजिक, इनटू एनीथिंग यू लाइक, लेकिन उसमें चूंकि कंपटीशन इतना टफ है एंड चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितना हमें अपेरेंटली लग रही होती हैं। तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ और आप उसके लिए वर्क करें तो इवेंचुअली थिंग्स फॉल इनटू प्लेस और आपकी मेहनत जब होती है तो अल्लाह ताला अपना कर्म हमेशा करता है। थैंक यू सो मच जी। यूसुफ सलीम को आपने सुना और देखा, और किस तरीके से उनकी एफर्ट्स रही, किस तरीके से उनकी मेहनत रही और उनकी क्या जर्नी रही, और कैसे वो पाकिस्तान के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज बने, कैसे स्टीरियोटाइप्स को उन्होंने ब्रेक किया और दुनिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए मिसाल बने। थैंक यू वेरी मच। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।